आज हमने 3 रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। ये 3 रेगुलेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट से रेगुलेशन नंबर 117, 118 एंड 124। ये 3 रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट से। तो आज हमने पहले डिस्कस करेंगे अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। टॉपिक क्या है? IDANC, अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। ठीक है, ये टॉपिक आज का है। ये टॉपिक जो है अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, जो कि डेंजर को कैसे, डेंजर से हम कैसे बचे, वो हम कैसे उसको एड़ाएं, उसी के ऊपर डिस्कस आज करेंगे। पहला पॉइंट बता रहा है अवॉइडेंस ऑफ डेंजर रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है? वो आता है 117, 117 के अंतर्गत में वो आता है। ठीक है, माइंस में, अगर माइंस में ये, ठीक है, ये होता है माइंस, मानकर चलिए एक माइंस है। ठीक है, ये माइंस में एक कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, जो है 1% जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं ना, वो इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन जब करेंगे, वहां पर अगर कुछ डेंजर का सूचना पाते हैं, ठीक है, कोई भी डेंजर का सूचना पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पे जितने भी आदमी काम कर रहे होंगे, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उस वर्कर्स को वहां से वो हटाएंगे। वहां पे किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सभी वर्कर कामगारों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद ये जो डेंजर का जो सूचना मिला है ना, जो भी क्या डेंजर से क्या है, उसका सारा रिपोर्ट जो है तुरंत ये किसको दिया जाएगा, मैनेजर को देंगे। ठीक है, और मैनेजर का तुरंत ही रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट पाने के बाद मैनेजर क्या करेंगे, उस प्लेस पे जाएंगे, उस वर्किंग प्लेस पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, वो जब इंस्पेक्शन करेंगे ना, वो खुद ही जाएंगे, किसी उनके जगह में किसी दूसरे को बोल देंगे अरे भाई तुम जाओ इंस्पेक्शन करके आओ, ऐसा वो नहीं बोलेंगे, वो खुद ही जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर वो जो भी डेंजर का काम वहां पे जो होगा, उसका हटाने के, जो डेंजर हुआ है उसको हटाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जितने पर्सन का जितने पर्सन का आवश्यक है, जितने व्यक्ति का जरूरत है, उतना व्यक्ति ही वहां पे रहेगा और बाकी सबको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, अगर वो जैसे कि डेंजर एड़ाने के काम, जो कि डेंजर को खतरे से बाहर करने का कार्य, अगर जब तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वहां पर उस प्लेस को, जैसे कि उसको आप घोषित नहीं कर सकते हैं कि सेफ हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही शिफ्ट में खत्म नहीं हुआ, तो फिर दूसरा शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी आपको आप आगे इसको क्लियर करना है। ठीक है, और उस प्लेस में किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, किसी भी पर्सन को इस प्लेस पे जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन हो वहां पे जाने नहीं दिया, जब तक कोई भी ये खतरा वहां से टल ना जाए, हट ना जाए। ओके, उसके बाद आते हैं जनरल प्रिकॉशन, जो सामान्य सावधानी जो होता है, जनरल प्रिकॉशन। ठीक है, जनरल प्रिकॉशन क्या होता है देखते हैं। जनरल प्रिकॉशन, जनरल प्रिकॉशन जो कि सामान्य सावधान होता है, कि जो सावधान माइंस में जब कोई भी काम करता है, किस तरह से सावधानी आपको लेना है, तब उसके क्षेत्र में आज भी हम डिस्कस करेंगे। माइंस में जितने भी कामगारों काम करता है कहीं प्लेस में, जो मान के चलिए ये माइंस है। ठीक है, ये माइंस में जितने भी कामगारों, मान लीजिए कुछ कामगारों काम करते हैं, ये भी एक माइंस है। ये माइंस है, मतलब सेमी माइंस है, वर्किंग प्लेस अलग अलग है। ठीक है, ये सब वर्कर जो है काम करते हैं। ये जो वर्कर को देखने के लिए ना, एक कौन रहेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा। ठीक है, उनको देखने के लिए उनमें से कोई एक व्यक्ति को चुना जाएगा, वो उनको देखने के लिए, उनका रेस्पॉन्सिबल के लिए वो उनको चुना जाएगा, एक व्यक्ति को। ये जो व्यक्ति चुना गया है ना, इस व्यक्ति को बोल रहा है, उसका एज जो है, उसका एज जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष उसको होना चाहिए। और बता रहा है
कि उसका जो एक्सपीरियंस है ना माइनिंग कामों में, उसका एक्सपीरियंस जो है उसका 3 इयर्स होना चाहिए। ये व्यक्ति जब काम करते हैं, कुछ कामगार काम करते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दायित्व में रखने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाएगा जिसका एज है 21 वर्ष, उसका एक्सपीरियंस उस माइंस में या माइनिंग कार्य में 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। ये जो व्यक्ति को उसको जो कार्यस्थल मिला है वो उस कार्यस्थल को ही वो जिम्मा लेंगे, वो उसी पे ही काम करेंगे, वहीं पे ही देखभाल करेंगे। ये व्यक्ति जो है ना, ये दूसरा जो दिया गया व्यक्ति को, इसके पास वो नहीं आएंगे। ये व्यक्ति जो है नहीं आएगा, उसका काम का जगह में वो काम करेगा। और मान लीजिए कुछ व्यक्ति यहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति यहीं पे काम कर रहे हैं, नजदीक में है, ठीक है, कुछ व्यक्ति इस एरिया में भी काम कर रहे हैं। वो चाहे ई जगह पे ही वो जो काम करता है ना, जो देखभाल करते हो, बीच बीच में क्या करेंगे, अगर उनको जाके इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, बीच बीच में जाके इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे वो व्यक्ति सभी नियमों को पालन करके काम कर रहे हैं क्या नहीं, वो सभी देखेगा। और भी है कि काम करने का समय पे, वर्किंग करने का समय पे कोई भी वहाँ पे डेंजर का सूचना आता है, अगर मान लीजिए जिस जगह में काम कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ लूज बोल्डर गिरने का चांसेस हो, कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, तब उस क्षेत्र में ये जो कामगार होते हैं ना, ये कामगार को वहां से सबको हटा दिया जाएगा, सबको इनसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। वहां पे किसी व्यक्ति को नहीं रहने दिया जाएगा। और इसका जो सारा रिपोर्ट्स जो है ना, मैनेजर को भी आपको बताना होगा, मैनेजर को बता देना होगा। ठीक है। जितने भी माइंस में व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं, जो चला पथ जो होता है ना, जो फुटपाथ होता है ना, उसके के बारे में ये बता रहा है, जो कि फुटपाथ जो रहता है, कि जो चला पथ रहता है, जो व्यक्ति काम करता है, इससे रास्ता पे, इससे धार पे वो नहीं चलेंगे, जिसका जो जो मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये फुटपाथ, जो फुटपाथ है, इसमें कामगार सब जाते हैं काम करने के लिए माइंस पे। ठीक है। तो इसका इतना भी धार पे नहीं चलेंगे, जो कि रोड का जो बोल रहा है, इसका जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है ना 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। फुटपाथ जहाँ पर कामगार काम करने आते जाते करते हैं, जिस चलापथ में, उस चलापथ को फुटपाथ कहा जाता है। उस फुटपाथ का जो है 1.5 मीटर का प्रस्थ जो होता है, चौड़ाई जो होता है, वो कम नहीं होना चाहिए 1.5 मीटर से। ठीक है। मान के चलिए ये तो हो गया, उसका विड्थ होना चाहिए। मान के चलिए ये जो मान लीजिए नीचे से, मतलब यहीं पे क्या है ना, कुछ गाढ़ा जो रहता है, जो होल वगैरह जो कि गाढ़ा रहता है, ठीक है, ये गाढ़ा रहता है, ये माइंस में जा रहा है तो उसमें कुछ गाढ़ा गाढ़ा है। तो इसमें बोल रहा है, ये जो वहाँ पे जो गिरने का चांसेस रहता है, तो ये जो गिरने का चांसेस रहता है, ये जो डिस्टेंस बता रहा है, जो गाढ़ा का डिस्टेंस, जो रोड से गाढ़ा का डिस्टेंस बता रहे 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो कि नीचे गिरने का चांसेस नहीं होना चाहिए 1.8 मीटर के भीतर, उसे 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस रोड पे अगर उसका नीचे में गाढ़ा ही है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या बोल रहा है, उस क्षेत्र में उससे बचने के लिए उसमें मजबूत मजबूत का वहाँ पर हैंडल वहाँ पर लगा देना है, फेंसिंग लगा देना, यानी रूप यानी रस्सी वहाँ पर लगा देना है, ताकि वहाँ पर आराम से पकड़ के जा सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जहां पर, मतलब जमीन से, ठीक है, जमीन से 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल जहां पर रहता है, जो रोड पे रहता है ना, या जो वर्किंग प्लेस पे रहता है, उस एरिया में 30 डिग्री से ज्यादा ढालू के एरिया में किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा, यही परमिशन दिया जाएगा। वहां पर कोई भी व्यक्ति जो कि हैवी हैवी सामान, हैवी मटेरियल लेके वहां पर आता जाता करेंगे, तब उस क्षेत्र में 30 डिग्री से ज्यादा ढालू में वहां पर किसी व्यक्ति को चलने के लिए नहीं दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, मान लीजिए जो आदमी भारी सामान लेके ही चलेंगे, तब उस क्षेत्र में, उस रास्ता में जब यूज करेंगे, वहां का रास्ता कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो है, जो रास्ता में जो हैवी सामान लेके जाएंगे, हैवी मटेरियल जो उठा के लेके जाएंगे, ढो के लेके जाएगा, तब वहां पर जो रोड रहेगा ना, उसका जो विड्थ होगा 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
अगर इसमें बता रहे अगर 15 डिग्री से अधिक रहता है, ठीक है, 15 डिग्री से जब अधिक रहेगा उसका एंगल, तब उस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, सीढ़ी का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, सीढ़ी का व्यवस्था किया जाएगा। जैसे आपका घर में छत में जो सीढ़ी होता है ना, उस तरह का सीढ़ी का व्यवस्था वहां पे किया जाएगा, ठीक है। ये जो सीढ़ी जब बनाया जाएगा, वो सीढ़ी का जो हाइट है ना, जो सीढ़ी का जो ये जो सीढ़ी का जो मान लीजिए ये, ठीक है, ये जो सीढ़ी होता है ना, ये जो सीढ़ी होता है, इस सीढ़ी का जो हाइट है ना, ये जो हाइट है इसको बोल रहा है वो 0.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, या 0.2 मीटर से अधिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है इसका जो मतलब कर्नर से, ये कर्नर से यहाँ तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस बोल रहा है जहां पर आप पैर रखते हैं वहां का डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं, 0.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बता रहा है कोई भी व्यक्ति जब हैवी मटेरियल सामान लेके जाएंगे या उठाने से उनका स्वास्थ्य का हानि पहुंचा सकता है, तब ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जो कि हैवी मेटल वजन उठाने की वजह से उसका बॉडी को या उसका तब मतलब शरीर को हानि पहुंचा सकता है। उस क्षेत्र में कोई भी उस तरह का काम नहीं करेगा, ओके। किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को बोल रहे कोई भी मतलब किसी भी एक पर्सन को एकांत में उसको काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी जो पर्सन रहता ना उसको एकांत में, ठीक है, एकांत में उसको काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा किसी भी प्लेस पे। अगर कुछ वहां पर अगर इंसिडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो वो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, आपको नजर में भी नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए उसको एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए। और बोल रहा है किसी नॉन एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास ही काम करने के लिए आपको देना होगा, ठीक है। ये होता है रेगुलेशन नंबर 118, ओके। अभी आते हैं रेगुलेशन नंबर 124, ठीक है, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, प्रिकॉशन प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, ठीक है। ये जो है ना, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ये आपको अच्छा से समझते हैं, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझना भी होगा। तो पहले आपको पॉइंट्स जो है, पहला पॉइंट्स क्या बता रहा है, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है, ठीक है, ये आता है रेगुलेशन नंबर 124, ठीक है, इसका आता है 124 के अंतर्गत में आता है। प्रत्येक माइंस में जो डस्ट जनरेट होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसी का रेस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे कि माइंस में जितने व्यक्ति काम करते हैं वो उनको कैसे सुरक्षा मुताबिक माइंस में काम करवाना होगा, डस्ट से उनको कैसे बचाना होगा, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। वो डस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, और डस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, उसको आपको जैसे कि होल रोड में हो गया, ड्रिलिंग में हो गया, ब्लास्टिंग में हो गया, जितना रोडवे है, अनलोडिंग पॉइंट है, डंप है, इतने भी जगह होता है ना, उस वर्किंग प्लेस में डस्ट जब होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी उनका होना चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, जितने भी जो भी वर्कर्स काम करेंगे, जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनका स्वास्थ्य का हानि ना पहुंचाए, इसीलिए आपको उनके बारे में भी, डस्ट के बारे में भी आपको जानकारी लेना होगा, ठीक है। पहले जानते हैं डस्ट, ठीक है, ये जो होता है ना, जो डस्ट, ठीक है, ये जो डस्ट बोला जाता है, डस्ट क्या है भाई, डस्ट एक प्रकार का जो कि एक प्रकार का मतलब जो कि हवा में जो मतलब मिक्सिंग होता है, ठीक है, एक प्रकार का
एक हवा में मिश्रित होके वो जो सॉलिड पार्टिकल्स जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। ये जो डोस्ट होता है ना, ये डोस्ट का साइज को बोल रहा है 0.1 माइक्रोमीटर होता है या उससे बड़ा भी होता है। ठीक है, इससे बड़ा भी होता है। ठीक है, ये डोस्ट का साइज बोल रहा है 0.1 माइक्रोमीटर होता है या उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, डस्ट एक प्रकार का ये होता है जो मिश्रित होकर सारे पार्टिकल्स से उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से या उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, ये डस्ट जो होता है ना, डस्ट मतलब दो तरह का, जो कि इनेबल डस्ट और रेस्पिरेबल डस्ट। ठीक है, टू टाइप्स का जो डस्ट होता है, इसमें क्या कह रहा है, इनेबल डस्ट, इनेबल डस्ट, और क्या बोल रहा है, रेस्पिरेबल डस्ट। ठीक है, ये डस्ट जैसे कि इनेबल डस्ट किससे कहा जाता है, रेस्पिरेबल डस्ट किससे कहा जाता है, ये पहले आपको जानना है। ठीक है, ये जो इनेबल डस्ट जो है वो एयरबोर्न डस्ट से, वो आकार से वो बड़ा होता है। ठीक है, ये कहाँ जाता है, ये आपका नोज, नाक का माध्यम से, माउथ का माध्यम से वो जाके आपका नेक मतलब गला में जाके वो जम जाएगा। जम जाने के बाद फिर आपको खांसी होगा, खांसी होने का और खांसने आने का चांसेस रहता है, और आपको और बीमारी भी बढ़ा सकता है। ये इनेबल डस्ट है। ये क्या है, एयरबोर्न डस्ट से वो आकार उसका बड़ा होता है। ये नाक और मतलब माउथ के जरिए अंदर वो चला जाता है, वो जाके गला में अटक जाता है। ठीक है, अटक जाने के बाद अब व्यक्ति का खांसी होगा, बीमार भी उसको कर जा सकता है। जो कि उसके बाद आता है रेस्पिरेबल डस्ट किससे कहा जाता है। ठीक है, रेस्पिरेबल डस्ट किससे कहा जाता है, इसका इसका जो आकार इतना छोटा होता है। ठीक है, ये 0.1 माइक्रोमीटर से 10 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है, इसका जो साइज होता है। ठीक है, ये कहाँ से देखे अंदर घुसता है, ये जाके वो भी इस तरह से नोज के माध्यम से, माउथ के माध्यम से, और इसके बाद लंग्स में वो चला जाता है। ये तीन ये इसके माध्यम से सीधा लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में चला जाने के बाद जो लंग्स में आपका जो छोटा सा रंध्र होता है, इस सबको वो जाम कर देगा। ठीक है, जाम कर देने के बाद वो क्या होगा भाई, आपको बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनेबल डस्ट और रेसिडुअल डस्ट का अर्थ यही होता है। इस तरह का वहाँ का साइज भी होता है, वो कहाँ पे जाके क्या करता है वो सब आता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा माइंस में काम कर रहा है, वो कहाँ माइंस में काम कर रहा है, मैंगनीज माइंस पे काम कर रहा है। कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो है 8 आवर्स काम करता है, कहाँ पे काम करता है, मैंगनीज ओर में काम करता है। मैंगनीज माइंस वो जब काम करता है तो वहाँ उसका क्षेत्र में जो 5 मिलीग्राम और क्यूबिक मीटर में जो उससे अधिक वहां पर डस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें और एक पॉइंट बता रहे हैं, जो एस्बेस्टस माइंस में काम करता है, एस्बेस्टस फाइबर माइंस में। ठीक है, आज एस्बेस्टस फाइबर फाइबर क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर पोल्यूशन लिमिट कितना होना चाहिए, 2 मिलीग्राम से पर क्यूबिक मीटर्स मिलीग्राम पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइबर जहाँ पर एस्बेस्टस फाइबर काम होता है वहां पर उस क्षेत्र में। पहले जानते हैं एस्बेस्टस फाइबर क्या होता है भाई, ये क्या है। ठीक है, ये एक प्रकार का सिलिका है। ठीक है, ये एक प्रकार का सिलिका होता है। ठीक है, इसका जो आकार है ना, जो मतलब आकार जो मतलब इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लेंथ होता है कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर्स। 5 माइक्रोमीटर से उसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक है, ये जो जो साइज का जो, ये तो लेंथ हो गया उसका डाया, डाया कितना होना चाहिए बोल रहे, 3 माइक्रोमीटर्स। 3 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, इसका लेंथ। और लास्ट में ये बता रहा है, ये जो एस्बेस्टस फाइबर जो होता है ना, उसका जो
रेशियो, लेंथ से लेकर डाया तक, लेंथ का लेंथ से लेकर के डाया का रेशियो को 3:1 के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, ओके ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, ओके, हाँ, वहां तक हम लोग डिस्कस किए होते, क्या किए होते, जो कि एल्वेस्टर फाइबर का अर्थ ये होता है कि ये एक प्रकार का सिलिका होता है जिसका लेंथ होता है 5 माइक्रोमीटर और उससे भी बड़ा होता है। उसका जो डाया रहता है 3 माइक्रोमीटर से कम होता है, 3 माइक्रोमीटर ज़्यादा नहीं होता है। लेंथ से लेकर डाया का रेशियो को 3:1 के भीतर उसको वो रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है जो डस्ट मेजरमेंट किया जाता है, कितना डस्ट ज़्यादा होने से वहाँ पर कब चेक किया जाता है। ठीक है, जो कि डस्ट मेजरमेंट मान लीजिए जहाँ पर 50% से अधिक, जहाँ पर 50% से 50% से अधिक डस्ट उत्पन्न होता है, तब वहां पर क्या बोल रहे हैं, 3 मंथ में, 3 मंथ में एक बार वहां पर डस्ट का जो कि है मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, डस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा 50% जहाँ पर है, और जहाँ पर 75% बोल रहा है वहां पर महीने में एक बार, मंथ में एक बार उसको मेजरमेंट किया जाएगा डस्ट को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डस्ट का जो सर्वे है। ठीक है, जो डस्ट का सर्वे, मैं जो है ना मेन मेन टॉपिक को ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेन मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपका आएगा। डस्ट का सर्वे जो है कब किया जाना चाहिए। ठीक है, डस्ट का सर्वे कब कब किया जाना चाहिए, जब कोई माइंस में, जब कोई माइंस में न्यू इक्विपमेंट का, न्यू इक्विपमेंट आता है। ठीक है, मतलब इक्विपमेंट आता है जो इंस्टॉलेशन होता है, तब उस क्षेत्र में उसको इमीडिएटली उसको सर्वे करना चाहिए कि वो जो इक्विपमेंट लगा है वो इक्विपमेंट लगने की वजह से कितना डस्ट जनरेट करता है, वो डस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए आपको तुरंत सर्वे करना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, जैसे कि आपका माइनिंग मेथड में, ठीक है, जो माइनिंग मेथड में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी डस्ट का मेजरमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, सर्वे करना बहुत ही आवश्यक है, अगर उस माइनिंग मेथड में काम में कुछ बदलाव लेना चाहते हैं। ये जो डस्ट जो सर्वे होता है ना, ये बेसिकली 2 तरह से होता है, 2 टाइप से उसको सर्वे किया जाता है। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जो होता है फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के माध्यम से किया जाता है, और किसमें किया जाता है, पोर्टल टू पोर्टल। ठीक है, पोर्टल टू पोर्टल के माध्यम से आपको सर्वे किया जाता है, 2 टाइप का सर्वे किया जाता है। ओके, तो इसमें जाता है फिक्स्ड पॉइंट जो होता है ना, पहला क्या डिस्कस है, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का सर्वे कैसा होता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या, जैसे कि मान लीजिए काफी सारा जगह में काम आपका चलता रहता है। ठीक है, काफी सारा जगह, जैसे यहाँ पे ड्रिलिंग चलता है, वहाँ पर आपका होल रोड है, यहीं पे आपका ड्रिलिंग है, यहीं पे होल रोड है, यहीं पे डंप है, यहीं पे कोई भी एक वर्किंग प्लेस है, इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, एक एक तो फिक्स्ड डस्ट मेजरमेंट मॉनिटरिंग मशीन वहां पर बैठा देना होगा। कि आप सबको भी पता होगा, अभी जहाँ पर आपका माइंस में जब डस्ट को मेजरमेंट करने के जो मशीन बैठा जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, उस एरिया में जो फिक्स्ड उसको बैठा दिया जाएगा और फिक्स्ड पॉइंट उसको अंदर में आएगा। नेक्स्ट बोलता है जो है पोर्टल टू पोर्टल, पोर्टल टू पोर्टल। ठीक है, पोर्टल टू पोर्टल में क्या करें, जो व्यक्ति, जो कोई पर्सन जो है डस्ट के अंदर में ही काम करता रहता है, ठीक है, डस्ट में ही काम करता रहता है, हमेशा डस्ट में उलझा हुआ रहता है, तो उस व्यक्ति को डस्ट मॉनिटरिंग का मशीन दे दिया जाएगा, डस्ट मॉनिटरिंग का मशीन उसको पकड़ा दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, जब उसका शिफ्ट स्टार्ट होगा दे दिया जाएगा, शिफ्ट एंड होने के बाद उससे फिर वो डस्ट मॉनिटरिंग
में से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है ना, उसी को पोर्टल टू पोर्टल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है, ये जो डोस्ट सर्वे होता है ना, ये जो डोस्ट सर्वे किया जाता है उसको कौन करता है? एक ट्रेंड पर्सन। ठीक है, जो ट्रेंड पर्सन रहेगा ना, वो डोस्ट सर्वे वो व्यक्ति करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? जो किस में करेगा? जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा। जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो इंस्ट्रूमेंट सब बोल रहा है, उसका प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको उसका जांच भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन करना होगा कितने दिन के भीतर करना चाहिए? 1 ईयर के भीतर। 1 ईयर के भीतर या 1 ईयर पहले आपको वो सब, जब सर्वे करने जाएंगे, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है वो इंस्ट्रूमेंट सब 1 ईयर से पहले वो सब चेक होना चाहिए, जांच होना चाहिए, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है जितने भी आपका जो सिलिका होता है, जितना भी आपका डस्ट जो मेजर किया गया है, ये सब को जो कितना परसेंटेज है उसको चेक किया जाता है। कहाँ पे चेक किया जाएगा? लैबोरेटरी में चेक किया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, एक 1 मिनट, एक कॉल आया हुआ है, उसी के लिए 1 मिनट कर ली। वन मिनट। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। ओके, आज का जो, हाँ, ओके, सॉरी, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके, काम ही नहीं कर रहा भाई। ओके, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था। ओके, तो डिस्कस हम क्या कर रहे थे? जो डोस्ट रहता है ना, डोस्ट सर्वे जो रहता है, वो डोस्ट सर्वे जो रहता है, और डोस्ट सर्वे को कौन करेगा? एक ट्रेंड पर्सन ही करेगा। डोस्ट का सर्वे को एक ट्रेंड पर्सन ही करेगा। ठीक है, इसमें जो इक्विपमेंट्स लेके जो करेंगे, उसका इक्विपमेंट्स सबको प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, और उसका जो इक्विपमेंट्स है 1 ईयर के पहले वो उसको जांच किया जाना चाहिए, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि जो भी माइंस में जो डस्ट होता है, जो डस्ट को मेजर किया गया है, उसका सिलिका परसेंट को निकालने के लिए, या जो भी क्वार्ट्ज परसेंटेज को निकालने के लिए क्या किया जाएगा? उसको चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा, कहाँ चेक किया जाएगा? लैबोरेटरी में चेक किया जाएगा। ठीक है, लैबोरेटरी में चेक किया जाएगा। कौन सा लैबोरेटरी में? जो लैबोरेटरी को चीफ इंस्पेक्टर माइंस परमिशन यानी अप्रूव किए होंगे। ठीक है, वहीं पे लैबोरेटरी में आपको किया जाना चाहिए। ये जो आपका मेजरमेंट लैबोरेटरी में चेक किया जाता है, लैबोरेटरी में चेक करने के बाद जो इतना भी मेजरमेंट किया गया है, वो सब का रिजल्ट, जो सैंपलिंग का रिजल्ट आता है, कितना दिन के भीतर देना चाहिए? 14 डेज के भीतर। 14 डेज के भीतर आपको उसका रिजल्ट देना है। जिस दिन रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने का 24 घंटा के भीतर उसको मैनेजर को उस रजिस्टर में काउंटर सिग्नेचर करवाना होगा। ठीक है, वहां पे उसको काउंटर सिग्नेचर करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आता है
जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आया है, जिस माइनस का किया गया था उस माइनस का रिजल्ट आया, वो क्या है, परमिशन लिमिट से अधिक आता है। अगर परमिशन लिमिट से वो ज्यादा आता है तो उस खतर में क्या करा जाएगा, उस माइंस का उस वहां पे जो काम हो रहा होता होगा उस काम को तुरंत आपको बंद करना चाहिए, ठीक है। और ये बात क्या है, रीजनल इंस्पेक्टर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, कि इतना हम लोगों का लिमिट था, इस लिमिट से क्रॉस हो गया, तो इस किस कारण के वजह से आया है उसको फिर देखा जाएगा, किस कारण की वजह से आया है। तो वहां पर देखा जाएगा जो ऑपरेशन होता है ना, जो ऑपरेशन में जो ज्यादा डस्ट जनरेट होता है या उस क्षेत्र में, उसको ऑपरेशन को बंद किया जाएगा, ठीक है। उसको तब किया जाएगा, उसको फिर से रीसैंपलिंग उसको किया जाएगा, जो मतलब जिस उसमें अगर पाया जाता है ये इक्विपमेंट खराब होता है, इसके लिए डस्ट का लिमिट जो है बढ़ गया था, ठीक है, डस्ट का लिमिट बढ़ गया था, तो वो उसको अगर फिर से आपको ठीक कर दें, ठीक करने के बाद फिर उसको अपने वही सेम प्रोसीजर में उसको अपने उसको चेक करवाए, रीसैंपलिंग किए, रीसैंपलिंग करने के बाद उसमें अगर आता है कि सारे टेस्ट अगर उसमें ओके आता है, परमिशन लिमिट्स के अंदर नीचे आता है, तब उस क्षेत्र में फिर से वहां पर अपने वर्किंग कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और बोल रहा है कि जो कि मशीन रहते हैं ना, जो मशीनरी रहते हैं, जो इक्विपमेंट रहता है माइंस में काम करने का समय पे जो इक्विपमेंट्स यूज होता है, वो इक्विपमेंट्स और मशीन सब में उसका जो डस्ट प्रिवेंटेशन जो करता है, जो कि डस्ट कंट्रोल करता है, जो भी इक्विपमेंट रहता है, वो अगर खराब हो जाता है ना, वो अगर डैमेज भी हो जाता है तो उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर उस इक्विपमेंट को आपको अलाउ नहीं करना है, काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऐसा प्लेस है, आपने सारे डस्ट को कंट्रोल करने के लिए सारे तैयारी भी कर रहे हैं, फिर भी डस्ट वहां पर उस जगह में काम नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में क्या बोल रहा है कि वहां पर बाई रिमोट ऑपरेशन वहां पर आपको करवाना होगा। और क्या है कि बाय जॉब रोटेशन, बाय जॉब रोटेशन, ठीक है। बाय रिमोट एरिया क्या, रिमोट ऑपरेशन क्या होता है कि एक ऐसा जगह में आपको देना है जो रिमोट के माध्यम से काम होता है, जैसे कंटिन्यूस माइन वगैरह हो गया, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर लग गया फिर दूसरा जगह वहाँ से 30 मीटर 60 मीटर रेडियस के बाहर में रह के वहाँ पर रिमोट के द्वारा मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि बाई जॉब रोटेशन, जो रोटेशन क्या होता है कि मान लीजिए उस प्लेस में जहाँ पर ज्यादा डस्ट होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, उस क्षेत्र में आज मान लीजिए राम को दे दिया, कल श्याम को दे दिया, कल घनश्याम को दे दिया, इस तरह का वहाँ पे जॉब रोटेशन करना चाहिए उस क्षेत्र में, बोल रहा है, ठीक है। अगर वहां पर भी ये दोनों के माध्यम से जब कम नहीं होता है, तो उस क्षेत्र में क्या बोल रहा है, वहां पर डोस रेस्पिरेटर लगाने का व्यवस्था करेगा, कौन करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर वहां पर उस एरिया में डोस्ट रेस्पिरेटर का यूज करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन देंगे या ये कराएंगे, ठीक है। जो कि डस्ट रेस्पिरेटर दरकार होता है वो कौन करेगा, ऑनर एजेंट करेगा, कितना करेगा, पर हेड, मतलब पर हेड को सफिशिएंट, जितने भी व्यक्ति काम करें वो सफिशिएंट उनको देने का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे उसको क्लीन करवाना चाहिए, उसको अच्छा से मेंटेनेंस करना चाहिए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है उसको रेस्पिरेटर को यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी उन लोगों को देना होगा जो कि रेस्पिरेटर को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आता है डस्ट का उत्पत्ति, ठीक है। डस्ट का उत्पत्ति जो कि जनरेट, जहाँ पर डस्ट जनरेट होता है कहाँ कहाँ पे, हम जिससे पहले डिस्कस किए होते, ड्रिलिंग पे होता है, ब्लास्टिंग पे होता है, स्क्रीन प्लांट पे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे, स्क्रीन प्लांट पे होता है, होल रोड पे होता है, ये सब जगह में आपका डस्ट जनरेट होता है। तो इसमें जो बोल रहा है, अगर जहाँ पर डस्ट जनरेट होता है ना, जिस एरिया में भी जहाँ पर वर्किंग प्लेस डस्ट जनरेट होता है, पहले जहाँ पर डस्ट होता है उस एरिया को ही दबा दीजिए, मतलब उस एरिया को ही, उस वर्किंग प्लेस में डस्ट को मतलब कम करने के लिए कोशिश कीजिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बता रहा है, अगर आपने, आपको पता है जब आपको
डोस्ट कहाँ से ज्यादा होता है? ड्रिलिंग, ड्रिलिंग समय पे, ड्रिलिंग अगर जहाँ पर होता है तो उस क्षेत्र में बोल रहा है, तो डोस्ट से बचने के लिए आपको वेट ड्रिलिंग करना होगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? श्राप बीट यूज करने के लिए बोल रहा है। श्राप बीट आपको यूज करना है। जो बीट को क्या है, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है ड्रिलिंग करने का समय पे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर देंगे तो ज्यादा आपको डस्ट जनरेट होगा, ठीक है, डस्ट जनरेट होगा, उसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। और बोल रहे थे डस्ट अरेस्ट, मतलब डस्ट अरेस्टर का भी वहां पर आपको देना चाहिए, जो कि डस्ट अरेस्टर कैसा होता है भाई? डस्ट अरेस्टर कैसा इस उसको इसका अंदर में आके रहेगा, ठीक है। डस्ट अरेस्टर अरेस्टर भी वहां पर देना होगा, ठीक है। और वेट ड्रिलिंग तक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जेट वाटर का माध्यम से भी आपको डस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और डस्ट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, अगर मान लीजिए रोड होता है, जो रोड है, जितना होल रोड हो गया, जो भी रोड्स होता है, उस रोड में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वाटर टैंकर के माध्यम से पानी को आपको छिड़काव करना है, ठीक है। वो पानी तो आप छिड़काव करते हैं होल रोड पे, पानी तो आपने डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं रोड पे, पानी डालने के बाद भी वो क्या आता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा के भीतर वो सूख जाता है। तो इस खतरे में बोल रहे हैं उसमें आपको केमिकल को यूज करना है, केमिकल को यूज करना है। केमिकल यूज करेंगे तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये गीला गीला ही रहेगा। इतना भी पानी नहीं डालना है ताकि वो स्लिपरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इतना भी नहीं देना है। तो उसमें आपको देख के डालना है कि जो केमिकल रहने से वो पानी मिट्टी को भिगा भिगा के, रोड को भिगा भिगा के रखेगा। जो केमिकल यूज किया जाएगा वो केमिकल क्या क्या है? पहला केमिकल है आपका जो बोल रहे हैं उसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड पहला है कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड बता रहा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों को आप केमिकल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पर स्क्रीन प्लांट, ठीक है, स्क्रीन प्लांट रहता है, उस स्क्रीन प्लांट में आपको डस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर ड्राइफर का व्यवस्था का होना चाहिए। कि ड्राइफर क्या होता है कि वो एक तो इस टाइप का लगा हुआ रहता है, ये पे पानी पूरा फेंकता रहेगा, ठीक है, पूरा इस तरह का पानी वो फेंकता रहेगा। जो स्क्रीन प्लांट का हॉपर है, ठीक है, ये हॉपर में इसको इसे से मारता रहेगा, यानी वहाँ पर पानी का सिस्टम भी वहाँ पर पाइप के माध्यम से भी, जिसके वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर का व्यवस्था वहाँ पे किया जाना चाहिए। और ड्राई फॉग हो तो ड्राई फॉग होने से और भी कंट्रोल इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और बता रहे हैं जो कि डस्ट रेस्पिरेटर होता है, ठीक है, जो डस्ट रेस्पिरेटर होता है उसको बोल रहा है 7 डेज के भीतर, 7 डेज के भीतर उसको आपको एग्जामिनेशन करना होगा, जांच करना होगा, ठीक है। और बोल रहा है इसका अगर पूरा विस्तार रूप में पूरा अच्छा से उसको जब मतलब उसका खोल खाल के अच्छा से उसको जब परीक्षा किया जाएगा, वो क्या बोल रहा है 6 मंथ के भीतर उसको जांच किया जाएगा। और जब जांच किए हैं ना, इसका जो रिपोर्ट है कब कितना तारीख जांच किए थे उसका रिपोर्ट आपको एक बुक्स में खाता में लिखना होगा, ठीक है। यही सब उसमें बोल रहा है। लास्ट टॉपिक यही बता रहा है कि जो डोस्ट को जो आप कैलकुलेट मतलब डोस्ट को जो आप मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से आपको करना होगा, किस माध्यम से क्या क्या मतलब जो कि डोस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर क्या करेंगे, एक तो स्कीम बनाएंगे, ठीक है, मैनेजर क्या करेंगे एक स्कीम बनाएंगे। उस स्कीम में क्या क्या अंतर्भुक्त थे वो उसके बारे में वो बता रहा है। कोई भी जो माइंस में ज़्यादा डस्ट जनरेट होता है, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर क्या करेंगे, मैनेजर एक स्कीम बनाएंगे, ठीक है। एक स्कीम बनाए, कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, ठीक है, मैनेजर बनाएगा उस स्कीम को। उस स्कीम में क्या कीजिएगा, डोस्ट को, ठीक है, डोस्ट को कौन सा लोकेशन पे आप ले रहे हैं, कौन सा स्थान पे ले रहे हैं, कितना आकृति है, कितना फ्रीक्वेंसी का आप ले रहे हैं, कितना टाइमिंग पे आप ले रहे हैं, कितना ड्यूरेशन था, कितना पैटर्न से ले रहे हैं, ये सब वहां पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। सेकंड बता रहा है जो भी आप दोस्त को सैम्पलिंग लेंगे इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो आपका दरकार होगा, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट का भी उसमें आवश्यक होगा, उस स्कीम में इंस्ट्रूमेंट को भी ऐड किया जाएगा। तीसरा बोल रहा है ये जो आप तो ले लिए हैं, इसके माध्यम से आप सब मेजरमेंट करने के लिए ले लिए, कहाँ पे उसको चेक कीजिएगा, उसका रिजल्ट कहाँ पे आपको जानना है, लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में आपको वहां पे देना होगा, ठीक है। और बता रहा है
उसका जो कितना डोस्ट आया है, क्या आया है, कितना क्या, उसका पूरा एक फॉर्मेट होना चाहिए। ये का एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और बता रहा है इसका जो रिजल्ट रिजल्ट भी क्या आता है, वो लैबोरेटरी में भी लिखा होना चाहिए। लैबोरेटरी में इसका रिजल्ट जो है लिखा वहाँ पे मिलना चाहिए। इसे तो रहता है, वो क्या बोल रहा है कि 14 डेज के भीतर रिजल्ट दिया जाएगा, वो आने से 24 घंटा के भीतर मैनेजर से काउंटर साइन कराया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को देख के जो परमिशन लिमिट है, वो लिमिट के हिसाब से अगर सही है तो वहां पर फिर उस एरिया में काम किया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ अगर कुछ संदेह आता है तब क्या किया जाएगा, तब इसमें बोल रहे हैं चीफ इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट भेजना होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है, यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।